जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, तो अब उससे आगे चलते हैं। तो इसमें आगे क्या है, उसी सदिश रूप के आधार पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। तो इसमें एक क्वेश्चन में हम बनाता हूँ आपका, ये इस तरह लिख सकते हो आप, सिद्ध करो कि कूलाम का सिद्ध करो कि कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। क्वेश्चन है, तो देखो इसे सिद्ध करते हैं। इसमें देखो, जो पीछे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, उसमें मैंने 6 समीकरणें बनाई थी। तो उसमें जो समीकरण नंबर 3 थी उसे लो। समीकरण नंबर 3 उसमें ये थी हमारी F21 इजिकल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R की क्यूब R21 वेक्टर। ठीक, और समीकरण 4 हमारी ये थी F12 इजिकल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R की क्यूब R12 वेक्टर। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। देखो, मैंने दोनों समीकरण 3 और 4 समीकरण यहाँ नोट कर ली। उसके बाद में एक मैं वो बता दूँ थोड़ा वेक्टर के बारे में कि ये हमारे पास कोई वेक्टर ए है। यदि मैं इसकी दिशा बदल दूँ तो क्या हो जाएगा, -a। ठीक, तो इसमें ये जो R12 है, मैं इसकी दिशा चेंज कर रहा हूँ। देखो R12 की दिशा क्या कर दी, R21, तो क्या होगा, यहाँ माइनस ले लोगे। ठीक, तो इस R12 की जगह समीकरण नंबर 4 में -R21 रख दो। तो देखो ये हमारा ऐसे कैसे लिख दिया, और Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R12 की जगह -R21। ठीक है, इसे सरल करेंगे तो माइनस मैंने शुरू में लिख दिया, बाकी सेम ऐसा कैसे। अब आप इसे देखो कि ये किसके बराबर है। समीकरण 3 के अनुसार देखें इसे, समीकरण नंबर 3 यहाँ पहुँचो। देखो इस सारे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, F21। तो देखो मैंने क्या लिख दिया, इस सारे की जगह F21, माइनस हमारा ऐसा ही है ये। तो अब इसमें देखो कि जो हमारे पास दोनों आवेश थे वे एक दूसरे पर कैसा बल लगा रहे हैं, बराबर बल, लेकिन दिशा क्या है उनकी, विपरीत। ठीक है, एक आवेश दूसरा आवेश पर जितना बल लगा रहा है तो दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगा रहा है विपरीत दिशा में। ठीक, तो ये हमारा क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो देखो यहाँ से हमने क्या सिद्ध कर दिया है कि यह जो हमारा कूलाम का नियम है यह न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। तो ये बात मैंने आपको यहाँ लिखी। नेक्स्ट इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो अध्यारोपण का क्या सिद्धांत है। अध्यारोपण के सिद्धांत में ये देखो, आप किसी क्षेत्र में कुछ आवेश रखे हुए हैं, कुछ आवेश, तो मान लिया ये एक आवेश है Q1। इस Q1 आवेश पर बाकी जितने भी ये हैं अन्य आवेश हैं वे बल लगा रहे हैं। तो यहाँ से इसकी जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, R21, कि यहाँ से देख रहे हैं हम 2 के लिए, तो 2 पहले और 1 बाद में जहाँ से देख रहे हैं। इसी तरह से ये डिफाइन करोगे, इसी तरह से ये डिफाइन करोगे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि एक आवेश पर, कोई से एक आवेश पर, मान के चलो हम Q1 पर लेकर चल रहे हैं, किसी एक आवेश पर उस क्षेत्र में जितने भी
और दूसरे आवेश होंगे तो उस पर बल लगाएंगे, और इन सभी बलों का और उस पर जो लगने वाला जो बल होगा, सभी बलों का सदिश योग होगा। इस पर जो लगने वाला जो बल है यानी कि कुल बल, इन बलों का सदिश योग होगा। ठीक, तो आपका ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। देखो मैंने कितना लिखा है आपका कि अध्यारोपण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार एक आवेश पर उसी क्षेत्र में उपस्थित सभी आवेश बल लगाते हैं और उस पर लगने वाला बल सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब वही है, फिर इसमें हम मान लिया कि किसी क्षेत्र में जो Q1, Q2, Q3, Q4 आवेश हैं और इनके जो Q1 के सापेक्ष इनके स्थिति सदिश जो हैं यानी कि दूरियां, वो R21, R31, R41 इस तरह है। तो इस आवेश के कारण इस पर जो लगने वाला बल है वो आपका ये होगा सदिश रूप के अनुसार, जो कूलाम का सदिश रूप है उसके अनुसार लेके चलेंगे। 1/4 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और R21 कैप, जो समीकरण नंबर 1 के अनुसार ली थी मैंने। ऐसी Q3 का निकाल लोगे, Q4 का निकाल लोगे, तो अब इस पर आवेश पर लगने वाला जो बल है, कुल बल, वो क्या होगा, जो इनके द्वारा बल लगे हुए हैं उनके सदिश योग के बराबर। तो क्या करोगे, जो टोटल बल है उन्हें एक साथ जोड़ लो, F = F21, F31, F41, इनकी सबकी वैल्यू आप यहाँ उठा के रखोगे। देखो तो ये चीज़ में क्या है, प्रत्येक में कॉमन है, मैंने कॉमन ले ली, अंदर जो बचा हुआ है वो नोट कर दिया। तो हमारा ये क्या हो गया, अध्यारोपण का सिद्धांत के आंकिक फॉर्म। ठीक, इसे नोट कर लीजिए आप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। देखो, जो ये मान लिया दो आवेश हमारे पास में Q1 और Q2, ये दो आवेशित कण हैं। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2, इस पर आवेश Q1 और इस पर आवेश Q2, इनके बीच की दूरी r है। तो इनके बीच दो तरह के बल लगेंगे। एक तो आपका विद्युतीय बल लगेगा। क्यों लग रहा है, क्योंकि ये इन पे ये दोनों कण आवेशित हैं। तो आवेश के कारण विद्युतीय बल, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1/4 Q1 Q2 अपॉन R²। दोनों कणों में द्रव्यमान भी है, तो कैसा बल लगेगा, द्रव्यमान के कारण कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। वो आपका Fg = Gm1m2 अपॉन R²। आगे बात समझ में। अब यहाँ से इनके अंतर बताएंगे कि इसमें दोनों बलों में क्या अंतर है। देखो, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका अच्छा खासा उदाहरण आप पृथ्वी है कि पृथ्वी जो प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो जैसा मैं पृथ्वी से कोई वस्तु पृथ्वी से कुछ ऊंचाई से कोई वस्तु गिराऊं तो कहाँ जाएगी, सीधे पृथ्वी पर आएगी, पृथ्वी से दूर नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो केवल आकर्षित होते हैं, आकर्षण बल होते हैं। ठीक, उनमें केवल आकर्षण होता है। जो विद्युतीय बल है, विद्युतीय बल डिपेंड करते हैं आवेशों पर। यदि मैं यहाँ एक जैसे आवेश ले लूँ तो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। यदि मैं विपरीत आवेश ले लूँ, एक प्लस ले लूँ एक माइनस ले लूँ, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विद्युतीय बल जो है वो आकर्षित भी हो सकते हैं और प्रतिकर्षित भी हो सकते हैं। रीज़न क्या है उनका कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो केवल एक ही प्रकार का होता है। आकर्षण बल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है। तो पहला अंतर मैंने आपको ये लिख दिया, विद्युतीय बल आकर्षण बल तथा विकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है, क्योंकि आवेश दो प्रकार का होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल होता है क्योंकि द्रव्यमान एक प्रकार का होता है।
ठीक। दूसरा अंतर देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो दोनों आवेश हैं, यदि इनके बीच में कोई माध्यम रख दें तो जो विद्युत बल है ये परिवर्तित हो जाता है। जितना तुम माध्यम रखोगे, जितना के की वैल्यू होगी जो भी, उतने गुना बल कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे विद्युतीय बल है, जो आवेश के कारण लग रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इनके बीच माध्यम पर। ठीक। जो द्रव्यमान के कारण बल लग रहा है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, वो माध्यम पर डिपेंड नहीं करता, इस पर निर्भर नहीं करता। इसका उदाहरण आप दे सकते हो कि हम पृथ्वी की तरफ कोई वस्तु गिरा रहे हैं, उसके बीच में आप कोई भी अवरोधक लगा दो, कोई भी वस्तु लगा दो, लेकिन वो फिर भी पृथ्वी की तरफ ही जाएगी। तो दूसरा अंतर मैंने आपको यहाँ लिख दिया। विद्युत बल दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक। तीसरा जो इसमें आपका अंतर है वो ये है कि जो हमारे वैद्युत बल हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होते हैं। यदि देखो यदि मैं 2 प्रोटॉन लूँ या 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ले लो, चलो 2 प्रोटॉन ले लिए, ये भी प्रोटॉन और ये भी प्रोटॉन, इनके बीच की दूरी r है। इनके बीच में दोनों बल ज्ञात करूँ, विद्युत बल भी और गुरुत्वाकर्षण बल भी। तो हम क्या देखते हैं कि इनके जो हमारे पास में Fe जो होगा, यानी कि जो वैद्युत बल होगा, वो 10 की पावर 36 Fg, यानी कि विद्युतीय बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की पावर 36 गुना होता है। कब? जब हम 2 प्रोटॉन लेंगे। यदि ये स्थिति इलेक्ट्रॉन के बीच निकालनी चाहो कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, दूरी r है, तो जो आपका वैद्युत बल होगा 10 की पावर 43 गुना। तो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होगा? 10 की पावर 43 गुना। ठीक है, ये विकल्प में क्वेश्चन आते हैं, इन्हें याद रखिए। इस वीडियो में इतना ही।